क्या हमारे देश को अब कॉकरोच चलाएंगे? क्या हमारे देश के प्रशासन को कॉकरोच कंट्रोल करेंगे? क्या हमारे देश की न्याय व्यवस्था कॉकरोच के अधीन काम करेगी? क्या हमारे देश की पॉलिसी को कॉकरोच डिसाइड करेंगे? दोस्तों, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मैं पूरी गहराई और ईमानदारी के साथ इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण करने वाला हूं और हर वो सच्चाई दिखाऊंगा जो देश के विरुद्ध काम कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में इतनी गहरी साजिश निकली है, हमारे खुफिया तंत्र को पता चली है, जो देश को विभाजित करने वाली है। सबसे पहले तो आपको ये बताना जरूरी है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या। दरअसल हमारे देश में नीट की परीक्षा होती है और उस परीक्षा से पहले ही वो पेपर लीक हो गया, जिसको देखते हुए एक कॉकरोच जनता पार्टी जो कि सोशल मीडिया पर बनी थी, उसने जंतर मंतर पर एक बहुत छात्रों के समर्थन में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि इस देश में पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है और हम अपने छात्रों के साथ में खड़े। चलिए साहब, कोई बात नहीं, आपने छात्रों के हितों में बोला, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आंदोलन कहा जा रहा था कि ये राजनीतिक है, यानी पॉलिटिक्स का इससे दूर दूर तक मतलब नहीं, केवल छात्रों से मतलब है। लेकिन इस आंदोलन में वो गंदगी देखी गई कि पूरा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया शर्मसार हो गई। इस आंदोलन में शुरू में तो कुछ छात्र आए थे, लेकिन जैसे जैसे इस आंदोलन का समय बढ़ता गया, आपराधिक किस्म के लोग इस आंदोलन से जुड़ने लगे, देशद्रोही इस आंदोलन से जुड़ने लगे, बहुत सारे असामाजिक तत्व इस आंदोलन से जुड़ने लगे और इस आंदोलन को छात्रों का आंदोलन से हटा के सनातन वर्सेस वामपंथी बना दिया गया। इस आंदोलन में हमारे देश की सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दी जाने लगी, सनातन धर्म के देवी देवताओं का मजाक बनाया जाने लगा, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनके चारे, इस तरीके के नारे लगाए जाने लगे और ऐसी अशोभनीय बातें वहां पर होने लगी जो कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आंदोलन को जब काफी समय हो गया तो कुछ समय पश्चात जो ये छात्र कहे जा रहे थे, जिसमें बहुत सारे गुंडे शामिल हो चुके थे, जो मोस्ट वांटेड लोग थे, एक दिन उन्होंने क्या करा, संसद की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। संसद के अंदर जाकर हम मोदी जी को डंडे से मारेंगे, उनकी पिटाई करेंगे, ये सोच के साथ उन्होंने संसद पर चढ़ाई कर दी। पुलिस ने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी, जब ये लोग नहीं माने तो इन्हें वार्निंग दी गई। वार्निंग के बाद ये जितने भी जो आंदोलन करता थे, इन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया, हमारे देश की पुलिस पर, और जो सेना थी उस पर हमला कर दिया। बहुत सारे पुलिस वाले इसमें घायल हुए, सरकारी संपत्ति को नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस ने बहुत सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज करी। अच्छा, सरकार ने एक और इंतजाम वहां पर कर रखा था आंदोलन में और पूरे दिल्ली भर में, कि जगह जगह एआई कैमरे लगा रखे थे कि इनकी गतिविधि पर नजर रखी जा सके। उन एआई कैमरों की रिपोर्ट में इतना बड़ा खुलासा हुआ कि इस आंदोलन में बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल थे जो मोस्ट वांटेड थे, जिन पर हत्या के केस चल रहे थे, जिन पर बलात्कार के केस चल रहे थे, जिन पर अपहरण के केस चल रहे थे, जिन पे झपटमारी के केस चल रहे थे, जिन पे पॉक्सो एक्ट के केस चल रहे थे, वो लोग इस आंदोलन में शामिल हो चुके थे, जो इस देश को अस्थिर करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। तो पुलिस ने एफआईआर करी। खैर, देश का माहौल लगातार बदलने लगा, सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। जब सरकार पर अत्यधिक दबाव हो गया, क्योंकि ये जो आंदोलन था इसमें विपक्षी पार्टियां भी शामिल हो चुकी थी और देश में एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा था कि अब इस देश में सत्ता परिवर्तन करना है, यानी इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है और पूरे देश को अस्थिर कर देना है। गृह युद्ध की जैसी स्थिति बनाई जा रही थी। समय को भांपते हुए सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, इन आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू करी, जिसमें जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है सौरभ दास,
और एक और मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूं, उन्हें सरकार ने बुलाया, उनसे उनकी समस्या पूछी, उनकी मांग पूछी। उन्होंने 3 मुख्य मांगे रखी सरकार के सामने। नंबर 1, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। नंबर 2, नीट पेपर लीक में जितने भी छात्रों ने आत्महत्या करी थी उनके परिवार को 1-1 करोड़ मिलना चाहिए। नंबर 3, जितने भी छात्रों पर एफआईआर हुई है उन सबको वापस लिया जाना चाहिए। सरकार ने इनकी तीनों मांगे मान ली, आंदोलन खत्म हो गया मानने के बाद। लेकिन अब इस आंदोलन खत्म होने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी एक बार दोबारा आंदोलन की धमकी देने लगी। अगर आपने हमारी ये बात नहीं मानी तो हम आप दोबारा से आंदोलन खड़ा कर देंगे। अब वो पहले कौन सी मांग है, बाकी दूसरी मांग बाद में बताऊंगा, कि आपने कही थी कि एफआईआर हम वापस ले लेंगे छात्रों के ऊपर जो हुई है। गवर्नमेंट अभी भी कह रही है कि हमने ये बात कही थी और उसमें जितने भी छात्रों ने हिंसा करी थी हम उनको नादान समझते हुए वो अपना कोई प्रूफ दिखा दे कि उन्होंने नीट से संबंधित वो तैयारी कर रहे हैं या पेपर दिया है, कुछ भी अगर वो साबित कर देते हैं कि हम छात्र हैं, हम उनकी एफआईआर वापस ले लेंगे। लेकिन जो इस आंदोलन में क्रिमिनल लोग जो जुड़े हुए हैं, आपराधिक लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पुलिस पे पथराव करा, पुलिस पर डंडे चलाए, बुरी तरीके से घायल करा, जिन पर पहले से एफआईआर दर्ज है, उनकी एफआईआर हम क्यों वापस लें? फिर तो हमारे देश में कोई कानून व्यवस्था ही नहीं रह गई। तभी मैंने शुरू में कहा था, क्या अब इस देश को कॉकरोच चलाएंगे? हमारे देश की न्यायपालिका भी ये कह रही है कि जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, जिन्होंने इस देश को अस्थिर करने की कोशिश करी, जिन्होंने करीब 120 पुलिस वालों को घायल किया बुरी तरीके से, जिन्होंने संसद पर हमला करा, उनकी एफआईआर वापस नहीं होगी। उस पर ये कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि हम अदालत की बात नहीं मानते, हमारे और सरकार के बीच में जो समझौता हुआ था उसको सरकार को मानना पड़ेगा। तो अब कॉकरोच जनता पार्टी के लिए पहले सरकार कुछ नहीं थी, अब हमारे देश की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा ये जो आंदोलन हुआ था ये दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ था। अब ये बिहार तक पहुंच गए कि आपने बिहार में जो छात्रों ने कुछ दंगा फसाद करा था, आप इन पे आप क्यों कार्रवाई कर रहे हो? आपको बिहार से अब क्या मतलब? भाई जो आंदोलन जहां हुआ था आप वहां की बात करोगे। ये योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने कुछ का बोला तो हम लखनऊ में आके ये आंदोलन शुरू कर देंगे। तो इनका हौसला कितना बढ़ गया है। ये हमारे देश के संविधान को नहीं मान रहे हैं, ये हमारे देश की न्यायपालिका को नहीं मान रहे हैं, ये हमारे देश के प्रशासन को नहीं मान रहे हैं। तो ये किसे मान रहे हैं? ये कौन लोग हैं? अब मैं बताता हूं कि ये है कौन, इसका मास्टरमाइंड कौन है। इसका मास्टरमाइंड ये व्यक्ति है, ध्यान से देखिए इसकी शक्ल। दरअसल दिल्ली का चुनाव हारने के बाद, इस चुनाव के ये पूरी इसकी सरकार चली गई और ये अपने खुद का भी चुनाव हार गए। ये लोग, ये इतना तिलमिलाया हुआ था, बहुत टाइम से खामोश बैठा था, खामोशी में इसके तूफान छुपा हुआ था। इसके ऊपर वैसे भी इल्जाम लगते रहे कि इसका खालिस्तानियों से साठगांठ है। खुद इसके पार्टी में रहे कुमार विश्वास ने ये खुलासा किया था कि अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानियों से सीधे संबंध है और ये गुपचुप अपने घर पे मीटिंग करते हैं। इन्होंने एक ऐसी साजिश रची इस देश को तोड़ने, यानी जिसकी वजह से ये चुनाव हारे थे, यानी मोदी की वजह से आ रहे थे। अब हम इस मोदी को ही जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, चाहे भले ही देश को अस्थिर करना पड़े, चाहे भले ही इस देश में पहली बार तख्ता पलट करना पड़े। तो ये षड्यंत्रकारी थे, इन्होंने इतनी गहरी षड्यंत्र करा और ये बहुत लंबे टाइम से प्लानिंग कर रहे थे। ये तब से इन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी जब से दिल्ली का चुनाव हारे। और इनका भी कौन बाप है? इनका बाप है ये अमेरिका, अमेरिका की CIA। ये इसके साथ मिले क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी देश बहुत ज्यादा तरक्की करे, कहीं वो मेरे बराबर से आके ना खड़ा हो जाए, कहीं वो सुपर पावर की रेस में ना खड़ा हो जाए। चाइना से अमेरिका वैसे ही परेशान रहता है कि सुपर पावर की रेस में लग चुका है, एक और देश भी शामिल ना हो जाए, क्योंकि भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा था,
जिस तरीके से पूरी दुनिया में उसका नाम हो रहा था, जिस तरीके से अमेरिका को आंखें दिखाने लगा था, आंखों में आंख डाल के बात करने लगा था, अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो नहीं चाहता कि जिसे वो जिस देश को वो कुछ समझता नहीं था, सपेरों का देश माना जाता था इस देश को, आज वो देश हमारी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, आज हमसे जवाब मांग रहा है। जब टैरिफ की धमकी दी थी ट्रंप ने, तो मोदी पे कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, आप हमसे व्यापार करो नहीं करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यूरोप के संग में व्यापार करेंगे, हम ब्राजील के संग में व्यापार करेंगे, हम इंडोनेशिया के संग में व्यापार करेंगे, हम जापान के संग में व्यापार करेंगे, जितने भी आपके सताए हुए देश हैं या जो हमारे मित्र देश हैं, हम उनके संग में व्यापार कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक देश के संग में व्यापार नहीं करते। ट्रंप का दिमाग हिल गया कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है, अगर मैंने इसे नहीं रोका तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म कर देगा। फिर डॉलर पे लगातार मोदी जी हमला करने लगे, डी डॉलराइजेशन शुरू कर दिया, सोने की खरीद अपने यहाँ करने लगे। कल को तुमने डॉलर बैन कर दिया, कोई बात नहीं बेटा, कर दो बैन, हम दूसरे देशों के व्यापार हम गोल्ड में कर लेंगे। गोल्ड पे कैसी मुद्रा है जो हम संगे एक्सेप्ट की जाती है। मतलब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा था कि मोदी को कैसे रोका जाए। तो अमेरिका की CIA, जॉर्ज सोरोस, ट्रम्प, हमारे देश के चंद गद्दार, ये केजरीवाल, मतलब बहुत सारे जो तमाम वामपंथी नेता और ये सब जो विपक्ष के, इन सब लोगों ने मिलकर ये प्लानिंग रची कि इस सरकार को पूरी तरीके से उखाड़ फेंके, भारत को अस्थिर कर दिया जाए, चाहे भले ही भारत की ऐसी तैसी हो जाए, चाहे भारत भले ही गर्त में चला जाए, बिल्कुल नीचे चला जाए। बहुत सारे कत्लेआम मचे इस देश में, बहुत सारी लाशें गिरे इस देश में। उन्हें तरक्की से कहने, उन्हें सत्ता चाहिए थी। इन लोगों के संग मिलकर इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था। फिलहाल तो इस षड्यंत्र को काबू कर लिया गया, लेकिन आने वाले समय में ये लोग चुप रहने वाले नहीं। जो कॉकरोच जनता पार्टी है, अगर इसका सही से इलाज नहीं किया गया तो ये बहुत घातक हो जाएगी। ये हमारे देश की पॉलिसी डिसाइड करने की कोशिश कर रही है, ये हमारे देश की पुलिस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ये हमारे देश की सेना पर अधिकार करने की कोशिश कर रही है, ये हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। सोचना होगा आपको कि अगर इसे नहीं रोका गया है या इसका आप लोगों ने अगर विरोध नहीं करा जमकर, जो ये गलत एलिमेंट्स हैं, जो एक समूह बन गया है गलत लोगों का और वो अपनी पावर दिखा रहा है, अगर उस पावर को गवर्नमेंट का साथ के अलावा आपका साथ अगर नहीं मिला तो बहुत बड़ा नतीजा इसका भुगतना पड़ेगा। जिस देश में भगवानों को गाली दी जाने लगी हो, तमाम ऐसी गालियां दी जाने लगी हो जो अशोभनीय हैं, ऐसे लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो आप सोच लो अगर इनका राज आ गया तो ये क्या हाल करेंगे। बाकी अगर मेरी बातों ने आपके दिल को छुआ हो और मैं कामयाब हुआ हूं अपनी जुबान तक लाने के लिए, तो आप राय में बताना, आप अपनी राय देना, कमेंट्स बॉक्स में बताना इस कॉकरोच जनता पार्टी का क्या इलाज है, इन गद्दारों को कैसे रोका जाए, इन केजरीवाल जो इसका मुख्य करता धरता है इसका क्या किया जाए, कैसे इसे सरेआम नंगा करा जाए। आप राय देना कमेंट्स बॉक्स में। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना, और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी फिर मिलते हैं अगले शनिवार को एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।